हेलो। कहाँ तक आ गए थे? कल अपने को हार्मोनिक मीन पढ़ना है ना? लिखिए हार्मोनिक मीन। हम्म। ज्योमेट्रिक मीन इसके बाद आखिरी में। हार्मोनिक मीन इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ गिवन वैल्यूज। हार्मोनिक मीन दी हुई वैल्यूज के रेसिप्रोकल के मीन का भी रेसिप्रोकल होता है। हार्मोनिक मीन इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ गिवन वैल्यूज। जो भी वैल्यूज हमको दी गई हैं उनके रेसिप्रोकल के मीन का भी रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल के मीन का भी रेसिप्रोकल क्या होता है? हार्मोनिक मीन होता है। ठीक है, लिख लो डेफिनेशन उसके। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, नमस्कार। हाँ जी, बोलिए। हाँ, एफिडेविट का भी मेरे को सुबह ही बताया। एप्लीकेशन तो मैंने जिस दिन गाड़ी। हाँ हाँ, तो उसके बाद फिर एफिडेविट का तो सुबह बताया है। क्लास में तो 4 दिन उसके बाद ही एफिडेविट। आपसे मेरी बात हुई थी क्या पहले? वो मैंने बताया था कि आप यहाँ से बात कर आ रहे उस वाले हाईवे वगैरह एक्सीडेंट हुआ था। और उस दिन ही मेरे को वहाँ आगे स्कूल में खड़ा नहीं, स्कूल में पढ़ाने मेरा क्या गाड़ी ज़्यादा होती तो फिर वहाँ के प्रिंसिपल ने मुझे आगे शादी में जाना था अहमदाबाद। मैंने गाड़ी स्कूल छोड़ दी थी और मैं वहाँ से अहमदाबाद अपनी गाड़ी से चला गया। हाँ, शादी में जाना था तो मैं 3 4 दिन 5 दिन तो अहमदाबाद में था। फिर 2 दिन में बस से सीधा इंदौर आ गया। यहाँ कुछ फादर को मेरे आँख का प्रॉब्लम था तो 3 4 दिन मेरे उज्जैन में रहते हैं। मैं क्या और फिर गाड़ी लेने में वापस 100 किलोमीटर दूर जाना था, मेरा जाना हुआ गाड़ी आजकल सब व्हाट्सएप व्हाट्सएप करता। पारिवारिक शादी थी परिवार के लोग से। मेरी पहले की बात थी जब आपके पहले के पास सर्वे का फोन आया था। जब भी था वो सब पैसे वगैरह निगेटिव हुए इधर उधर उनके तौर पे मेरा। लेकिन वो मोहन मेरा में इस गाड़ी और जिनसे मेरी गाड़ी एक्सीडेंट हुई है ना उनके भी उनका भी नाम नंबर मेरे पास है। आज मैं अपने पर्सनल
हार्मोनिक मीन इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ गिवन वैल्यूज। चलिए फॉर्मूला लिख लीजिए इसका। तीन प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन में हम पढ़ते हैं, राइट। एक तो होता है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, एक डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी और एक कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी। तो नंबर 1 डाल के लिखेंगे हम डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। h इज इक्वल टू n अपॉन समेशन ऑफ 1/x, ये उसका फॉर्मूला है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में। दूसरे नंबर पे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, h इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन समेशन ऑफ f/x। कैपिटल N यानी कि टोटल फ्रीक्वेंसी होता है और डिनोमिनेटर में हम समेशन ऑफ f/x कर देंगे, हार्मोनिक मीन निकल जाएगा। कैपिटल N टोटल फ्रीक्वेंसी, स्मॉल n का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो एक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कैपिटल N मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, लेकिन कैपिटल N टोटल फ्रीक्वेंसी से निकलेगा, स्मॉल n डायरेक्ट निकलेगा। 5, 10, 12, 15, 20, n बराबर 5। ओ भाई हेलो, इधर देख, n बराबर 5, लेकिन अब बोला जा रहा है कि 5 4 बार आ रहा है, 10 6 बार आ रहा है, 12 जो है वो 10 बार आ रहा है, और 15 जो है वो 3 बार है, और 20 जो है वो 2 बार है। तो अब कितनी वैल्यू हो गई? 10 और 10 20 और 25। तो कैपिटल N 25। इसका मतलब भी नंबर कितने हैं? 5। इसका मतलब भी नंबर कितने हैं? 25। लेकिन वो रिपीट हो रहे हैं तो उसको स्मॉल n की जगह पे कैपिटल N लिख दिया गया, और कैपिटल N का मतलब होता है टोटल फ्रीक्वेंसी। अंतर कुछ नहीं है, केवल कैपिटल N से पता चल जाता है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला मामला है। कौन सा? बड़ा मतलब बहुत दिनों बाद पूछा तूने डाउट यार, इतने दिन से देखो समझ में आ रहा था। तीसरे नंबर पे कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, h is equal to कैपिटल N अपॉन समेशन ऑफ f/x। क्या होना चाहिए चेंज यहां पर? x क्या हो जाएगा? x इज द मिड वैल्यूज ऑफ द क्लास। x क्लास इंटरवल की क्या हो जाएंगी? मिड वैल्यूज हो जाएंगी। x इज द मिड वैल्यू ऑफ द क्लास। समझ में आया क्या? चलिए आगे बढ़े। तीनों के एक एग्जाम्पल कर लेते हैं हार्मोनिक मीन के। एग्जाम्पल नंबर 1, कैलकुलेट हार्मोनिक मीन ऑफ 2, 4, 6 एंड 8। 2, 4, 6 और 8 का हार्मोनिक मीन निकालिए। h इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन समेशन ऑफ 1/x होता है। ये हो जाएगा 4 अपॉन 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/8। यही होगा ना? 1/x का मतलब क्या हुआ? अरे भाई समझ में नहीं आ रहा, पूछ लेना हाथ खड़ा करके, ठीक है। x आपके पास 2, 4, 6, 8 है, तो 1/x क्या हो जाएगा? 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/8। अब आपके पास अगर कैलकुलेटर हो तो नीचे का कैलकुलेशन डेसिमल में निकाल लीजिए,
और अगर कैलकुलेटर नहीं हो तो एलसीएम लेना आता है कि नहीं आता है? क्या होता है एलसीएम का फुल फॉर्म? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर आप एलसीएम निकाल के कर लेंगे तो ज्यादा बेटर हो जाएगा। तो 24 आ जाएगा एलसीएम, यहाँ पर आ जाएगा आपका 12, यहाँ आ जाएगा आपका 6, यहाँ आ जाएगा आपका 4 और यहाँ आ जाएगा आपका 3। एलसीएम से नहीं आ रहा है एलसीएम, तो कैलकुलेटर पे 1.22 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/8 कर लीजिए, डिनोमिनेटर में डेसिमल में आ जाएगा आंसर। ये ऊपर चली जाएगा तो ऊपर 96 हो जाएगा और नीचे जो है वो हो जाएगा 25। देख लो कितना आंसर आ रहा, 3.84। 96 इज डिवाइडेड बाय 25, देखो 96 इज डिवाइडेड बाय 25, कितना आंसर आया? 3.84 आंसर आया। चलिए, कैलकुलेटर सबके पास होना चाहिए, कल चेक होएगा। जिसके पास नहीं मिला वो क्लास के बाहर। नमस्ते। मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, आन दो, कोई दिक्कत नहीं है। डेसिमल के बाद सेकंड प्लेस का कोई मतलब नहीं है, अप्रोक्सीमेट आपको आंसर दिख जाए। हार्मोनिक मीन जो है वो 3.84 आया। अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करके निकालेंगे नीचे आ जाएगा, कितना आ रहा है नीचे डिनोमिनेटर में? 1 पॉइंट। अगर किसी ने डेसिमल में निकाला हो तो बताओ डिनोमिनेटर का टोटल। हाँ कितना? 1.035। अब तुमने 3 डिजिट लिए, 4 डिजिट लोगे तो और एक्यूरेसी बढ़ेगी डेसिमल के बाद। हाँ, तो थोड़ा सा आंसर तो वेरी करेगा। कोई 1.03 लेगा तो उसका आंसर और अलग आएगा, कोई 1.035 लेगा तो अलग आएगा, कोई 4 डिजिट में लेगा तो और आंसर वेरी करेगा। तो डेसिमल के बाद की यहाँ कोई गारंटी नहीं है। आंसर आ गया सबका? हार्मोनिक मीन। अरे भाई ये तो स्टैटिस्टिक्स है ही नहीं, ये तो आपको कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन करना है। वो भी अगर आप मुंह ताकोगे तो क्या मतलब है भाई? अगला क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट। कैलकुलेट हार्मोनिक मीन। ऑनलाइन वालों की क्या व्यवस्था है? हेलो, गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? सब क्लियर? ऑनलाइन स्टूडेंट्स मुझे सुन पा रहे हैं? एक बार मैं भी थोड़ा सा इनको दे दूं क्या ज्ञान, वो मैं भी ज्ञान दे देता हूँ थोड़ा सा। कर दिया क्या, पॉज कर दिया उसको? कितने लोगों ने एडमिशन ले लिया अभी कॉलेज में? अच्छा, इतनों ने ले लिया है। कितनों को लेना बचा है? अच्छा, तो अभी तो काउंसलिंग ओपन होगी, है ना? 30 तारीख फर्स्ट काउंसलिंग की है। तो अभी सीयूटी के रिजल्ट्स नहीं आए हैं, उसके बाद सेकंड काउंसलिंग होगी, थर्ड होगी। लेकिन आप ये जो 2 कॉलेज बताए जा रहे हैं, अगर आप इसमें लेना चाहते हैं तो इसमें आपको थोड़ी जल्दी काम करना पड़ेगा, क्योंकि अपने रिसेप्शन से एडमिशन हो जाते हैं तो 5-10 एडमिशन रोज होते हैं। इंटर वाले भी बच्चे हैं, डबल ईटी वाले भी हैं, सीएस वाले इस बच्चे भी हैं, सब है। रिसेप्शन से हो जाता है। कॉलेज लेते समय कॉलेज के नाम ब्रांड के पीछे मत भगना, क्योंकि जो मार्कशीट आती है उस पे देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? आपके कॉलेज का फोटो नहीं लगा रहता उसमें। क्या ऐसा बढ़िया ताजमहल जैसा कॉलेज है, बहुत बड़े कॉलेज से पढ़ के आए, ठीक है? और ना उसमें जो है आपने कितनी फीस भरी है, 50,000 60,000 बीकॉम करने की, वो भी नहीं लिखा रहता है। डिग्री मार्कशीट गिवन बाय डीएवीवी, एग्जाम टेकन बाय डीएवीवी, डिग्री गिवन बाय डीएवीवी। कॉलेज एक एजेंसी है जो कि उस कोर्स को पढ़ाने के लिए आपको एडमिशन देती है।
ठीक है, ये इंदौर जी संभाग है, संभाग। अब अभी में इसमें पहले तो खंडवा, बुरहानपुर, नेपानगर, इवन पूरा उधर तक का बेल्ट भी डीएवीवी में आता था। पहले डीएवीवी विक्रम यूनिवर्सिटी में आती थी, यानी कि सबसे पहले यूनिवर्सिटी उज्जैन में डली, जिसमें इंदौर से लेके देवास और ये पूरा बेल्ट खूब बड़ा, ये सब कॉलेज वहीं से अफिलेटेड होते थे। फिर जब उनने देखा कि यार दूर दूर हो गया, बच्चे बहुत भटकते हैं, तो फिर उनने इंदौर की डीएवीवी यूनिवर्सिटी बना दी। और अभी सुना है कि निमाड़ की भी उनने एक यूनिवर्सिटी बना दी है लास्ट ईयर से, तो और सेपरेट, मतलब जैसे जैसे बच्चों का दायरा बढ़ता जा रहा है, स्टूडेंट बढ़ते जा रहा है, तो यूनिवर्सिटीज डेवलप होती जा रही। मध्य प्रदेश में 9 यूनिवर्सिटीज है गवर्नमेंट, प्राइवेट की बात नहीं कर रहा हूँ, प्राइवेट तो सैकड़ों में होंगी। ओरिएंटल हो गया, एलियन सिटी भी यूनिवर्सिटी है, ओरिएंटल, रेनीसा, फलाना डिकाना, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी। अब गवर्नमेंट के पास लिमिटेड सोर्सेज हैं। जैसे इंदौर में अपन बात करें तो गवर्नमेंट के इंदौर में 5 कॉलेज होंगे, और स्टूडेंट्स इतने हैं कि 50 कॉलेज की जरूरत है, क्योंकि उनकी भी अपनी कैपेसिटी है। कैसे 5-5 हजार बच्चे एक एक कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कितने पढ़ाएंगे? तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि साहब आप प्राइवेट कॉलेज डाल लो, तो प्राइवेट कॉलेज डल गए। जैसे प्राइवेट स्कूल होते हैं, आप लोग मैक्सिमम प्राइवेट स्कूल से पढ़ के आए होंगे, गवर्नमेंट स्कूल के नहीं पढ़े होंगे, वैसे प्राइवेट कॉलेजेस हैं। यूनिवर्सिटी के दायरे में, यूनिवर्सिटी का जो दायरा है, उस दायरे में कोई भी कॉलेज खुलेगा तो उसको 2 जगह से परमिशन लेनी रहती है। एक उसको परमिशन लगती है डीएवीवी की, देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी और देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, और एक उसको हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है, उच्च शिक्षा विभाग जिसको बोलते हैं। वो उसको मान्यता देता है, और ये उसको संबद्धता देता है, अफिलेशन, और ये देता है मान्यता, और ये देता है अफिलेशन, और ये दोनों मिलके फिर उस कॉलेज को कहते हैं कि साहब आप एडमिशन लेने के लिए हो, आप बच्चे पढ़ा सकते हो। ये कोर्स आपने क्या साहब बीए चाहिए, बीकॉम चाहिए, तो सीटें अवॉइड हो जाती हैं उनकी कैपेसिटी के हिसाब से। जैसे मैं किसी कॉलेज में 300 बच्चों को पढ़ाने की क्षमता कॉमर्स में, तो बीकॉम की 300 सीट हो जाएगी, बीबीए की 60 सीट हो गई, बीसीए की 60 सीट हो गई, वो सीट वाला अपॉइंट, उसके भी पैसे लगते हैं, ये दोनों पैसे लेते हैं, ये भी और ये भी। जितनी सीटें रहेंगी उतना ज्यादा पेमेंट कॉलेज को उनको करना पड़ता है। वो फिर कॉलेज को कहते हैं कि ये हमारा कैरिकुलम है, कंटेंट है हमारे, ये हमारा सिलेबस है, जो कि पूरी यूनिवर्सिटी में एक जैसा है। चाहे बड़े कॉलेज में पढ़ो, चाहे छोटे कॉलेज में पढ़ो, चाहे महंगे में पढ़ो, चाहे सस्ते में पढ़ो, सारे कॉलेज के बच्चे पेपर यही देंगे जो यूनिवर्सिटी ने डिसाइड कर रखे हैं। समझ में आया बात? और वही कॉमन पेपर होगा, कॉमन एग्जाम होगी सबकी, सेंटर बदल दिए जाते हैं। एक कॉलेज का बच्चा वाई कॉलेज में एग्जाम देने आता, वाई कॉलेज का बच्चा जेड कॉलेज में एग्जाम देने आता, जेड का पी में जाता, पी का क्यू में जाता है। इस तरह से बच्चों को उसी कॉलेज में सेंटर नहीं दिया जाता जहां से वो पढ़ रहे होते हैं, चेंज कर दिया था। तो कुल मिलाकर के सारे कॉलेज में कोर्स सेम है, कंटेंट सेम है, एग्जाम सेम पैटर्न पे हो रही है, रिजल्ट साथ में निकलेंगे। फर्क इतना है कि अब भैया अन्नपूर्णा वाला विजयनगर कहाँ जाएगा, तो अन्नपूर्णा वाला उधर का कॉलेज देख लेगा, है ना। कालानी नगर वाला विजयनगर कहाँ आएगा, तो वो उधर का कॉलेज देख लेगा। भाई अपनी कन्वीनियंसी के हिसाब से बच्चों को दिक्कत ना हो, इसलिए प्राइवेट कॉलेज का कॉन्सेप्ट है। ठीक। अब अपनी बात करें कि चार्टेड अकाउंटेंट स्टूडेंट का क्या, तो चार्टेड अकाउंटेंट स्टूडेंट को आप लोग जनवरी में एग्जाम दोगे अपनी, जनवरी 26 में, ठीक है। और जनवरी 26 में जैसी आपकी एग्जाम होगी, एग्जाम के 3-4 दिन बाद, जैसे अभी खत्म हुई एग्जाम, मेरे ख्याल से 22 या 24 को खत्म हुई, वो 26 से इंटर की क्लास स्टार्ट हो गई, है ना। एग्जाम खत्म होने के 2-3 दिन बाद ही क्या होता है, जिन बच्चों के पेपर बहुत अच्छे गए हैं वो अपने आ जाते हैं कि भाई चलो पढ़ाई जल्दी शुरू करें। तो आप भी मान लीजिए कि 12-15 जनवरी से चालू हुई, तो 20 जनवरी तक आप भी फ्री हो गए, 24-25 जनवरी से इंटर चालू हो जाएगा। तो अब आपको क्या क्या बातें को ध्यान रखना है। नंबर 1 बात तो आपको यह ध्यान रखना है कि आपकी ये वाली पढ़ाई पूरी फाउंडेशन की अभी पूरे 6 महीने यहाँ चलेगी। इस दौरान आपके पास कॉलेज जाने का टाइम, क्योंकि आप तो सुबह से यहाँ हो, तो आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाओगे तो गवर्नमेंट कॉलेज में क्या है, वहां कोई किसी को नहीं पहचानता, वहां बहुत भीड़ है, वहां आपको एक कागज भी जमा करना है तो लाइन में लगना पड़ेगा। या आप जैसे गुजराती जैसे बड़े कॉलेज में जाओगे तो ये बहुत भीड़ है, गुजराती गर्ल्स कॉलेज है पीछे,
वो कई बार मैं देखता हूँ कोई लाइन कॉलेज से निकल के बाहर रोड तक आ जाती लड़कियों की, तो कुछ सबमिट करने गए तो वहां भीड़ लगी पड़ी। तो अपने पास इतना समय बिगाड़ने का टाइम नहीं, और वो अटेंडेंस में भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, वो कहेंगे आपको आना पड़ेगा, हम आपकी डमी अटेंडेंस नहीं लगा सकते। तो ट्रस्ट के कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज तो आप भूल जाओ। अब आप आ जाओ प्राइवेट कॉलेज में, तो प्राइवेट कॉलेज आपको वैसे चाहिए जो आपको अटेंडेंस में कॉम्प्रोमाइज कर ले, आपके सीसी टेस्ट हो उसमें आपको प्रॉपर नंबर दे दे, आपका वाइवा हो, आपका प्रैक्टिकल हो, तो उसमें आपको नंबर बिना मेहनत के मिल जाए, ताकि आप अपना फोकस कहाँ पे कर पाए, सीए की। आपका टारगेट तो जनवरी में सीए फाउंडेशन देना है, अभी एग्जाम तो मार्च में आएगी बीकॉम की, उसके पहले क्या देना है, ये देना। फिर एग्जाम देने के बाद इंटर की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। इन दैट केस फिर आप इंटर की 8 घंटे की क्लास छोड़ के तो एक कॉलेज भगोगे नहीं। ठीक, तो पहली बात ये सा रहे कि आपको कॉलेज का जाने का बर्डन कम से कम एटलीस्ट 2 साल तो कम रहे। ठीक, दूसरी बात, जो बाहर के बच्चे हैं, जैसे मान लो कोई भोपाल से आया, तो या शेड्यूल रीवा सतना से आया, तो रीवा सतना की यूनिवर्सिटी अलग है, भोपाल की बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी अलग है, सागर की अलग है, सागर यूनिवर्सिटी, हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल, जबलपुर की अलग है, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय। अब ये सब यूनिवर्सिटीज अलग अलग। अगर आप जबलपुर रहने वाले हो तो आप रानी वहां के कॉलेज में एडमिशन लोगे तो आप रानी दुर्गावती के स्टूडेंट हो, अगर आप भोपाल में लोगे तो आप बरकतुल्लाह के स्टूडेंट हो, अगर आप सागर में बीना में कहीं लोगे एडमिशन कॉलेज में तो आप हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हो। और इन सबके यूनिवर्सिटी के एग्जाम के कैलेंडर अलग अलग हैं। कोई मार्च में एग्जाम करा लेता है, कोई अप्रैल में कराता है, किसी का कैलेंडर पीछे चल रहा है तो वो जून में जाके एग्जाम कराता है। उन डेट केस में क्या होगा कि आपने मान लो भोपाल से भरा और भोपाल में बरकतुल्लाह वालों ने बोला कि साहब हम तो 15 अप्रैल से एग्जाम लेंगे, और 1 महीने एग्जाम चलती चलती है, तो 1 महीने तक आपको अपनी इंटर की क्लास छोड़ करके वहां जाकर के एग्जाम देना पड़ेगी, अगर आपने होम टाउन में एडमिशन लिया है तो। बात समझ में आई? क्योंकि एग्जाम सेंटर तो आपका भोपाल में ही आएगा, अगर आप बरकतुल्लाह से दे रहे हो तो इंदौर तो सेंटर बनेगा नहीं। तो आप जैसे उज्जैन का बच्चा मान लो, चलो भोपाल तो बहुत दूर है, उज्जैन वाला बच्चा बोल सकता है साहब मैं तो पास में ही हूं, मैं तो चली जाऊंगा, तो देने तो उज्जैन जाना पड़ेगा ना, क्योंकि यूनिवर्सिटी चेंज हो रही है। उज्जैन में विक्रम विश्वविद्यालय है, इंदौर में डीएवी अहिल्या विश्वविद्यालय है। अब विक्रम का भी कैलेंडर पीछे चलता है, टाइम टेबल पे एग्जाम कराने वाली यूनिवर्सिटी अगर पूरे मध्य प्रदेश में कोई है तो वो कौन है, देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी, एक ग्रेड है उसको, बाकी सब पीछे हैं। तो इन दैट केस आप होम टाउन के लफड़े में ना पड़े, आप यहीं एडमिशन लें ताकि आपको बार बार की भागा दौड़ी से मुक्ति मिल जाए। फिर एक मन में प्रश्न आता है कि सर हमने यहां ले लिया और कभी हमको वापस वहां जाना पड़ा तो आपको वापस वहां जाना पड़ा तो आप कॉलेज से भी टीसी लेंगे और यूनिवर्सिटी से भी टीसी लेंगे। आपने के कॉलेज में एडमिशन लिया है तो आप सेकेंड ईयर के बाद फाइनल जाकर के वापस सागर में करना चाहते हैं, तो आप 2 साल का एडमिशन छोड़ के आप यहाँ से टीसी निकालिए के कॉलेज से, और डीएवीवी से भी आप टीसी निकालिए, जिसको माइग्रेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? माइग्रेशन सर्टिफिकेट डीएवीवी देगी, टीसी कॉलेज देगा। ये दोनों डॉक्यूमेंट लेकर के आप जाएंगे सागर में, और सागर के कॉलेज में आप ये सबमिट कर देंगे तो फाइनल में आपका वहां पे एडमिशन हो जाएगा। जस्ट ए सिंपल प्रोसीजर, ऑल थिंग ऑन ऑनलाइन। इसके लिए आपको यूनिवर्सिटी में भटकने की जरूरत नहीं है। कॉलेज वाला आपको एक बार जाओगे, एप्लीकेशन दोगे, टीसी निकाल के दे देगा, यूनिवर्सिटी आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे, आपको माइग्रेशन घर आ जाएगा। ये व्यवस्था है। समझ में आ गई सबको बात? तो इसलिए सोच विचार के तय करके करें, और उसके बाद आपका सब कुछ अच्छा रहा, सारे घर बलवान चल रहे हैं, और आप जनवरी में फाउंडेशन पास हो गए, तो आपका हाँ किसका 1 महीने बाद, जनवरी फरवरी एंड में आपका रिजल्ट, फरवरी एंड 20-22 जनवरी तक एग्जाम निपटेगी, जैसे अभी निपटी है 22 मई, तो मई खत्म हुआ, जून एंड या जुलाई फर्स्ट वीक में इनका रिजल्ट आ जाएगा। 1 सवा महीने का टाइम लगता है। वो इसलिए जरूरी हो गया है, आपके अटेम्प्ट 4 हो गए।
अब जनवरी में मई का जो रिजल्ट है वो जुलाई में देंगे, तब तो बच्चा जुलाई एंड में आते आते एग्जाम फॉर्म आ जाएंगे सितंबर अटेम्प्ट के। तो बच्चे को मालूम हुआ कि मैं फेल हुआ हूं, तो वो वापस फाउंडेशन का एग्जाम फॉर्म भरेगा। और अगर वो पास हुआ है तो उसको इंटर का एग्जाम फॉर्म भरना है, तो उसको समय के पहले रिजल्ट निकालना उनकी मजबूरी हो गई। वैसे भी 1 सवा महीने पहले भी आ जाता था, अभी भी आ जाता है। आप 26 में फाउंडेशन पास करेंगे और 26 जैन 27 में आपको इंटर का टेम आएगा, 1 साल बाद। ठीक। तो इधर अपन समझे कि मार्च में आपने फर्स्ट ईयर की एग्जाम दी, और इधर मार्च में आकर के आपने सेकंड ईयर की एग्जाम दी, है ना। अब जनवरी में आपका इंटर अगर निकल गया तो अब आपको आर्टिकलशिप पे जाना पड़ेगा। फिर यहाँ दिक्कत खड़ी होगी। आपका कॉलेज सागर में है और आर्टिकलशिप आप इंदौर में कर रहे हो, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दो जगह रेगुलर आप कैसे जा रहे हो। तो पहले धक जाता था ये सब, इंस्टीट्यूशन में बहुत चलता था पहले, बच्चा कहाँ है, कॉलेज कहाँ है। लेकिन धीरे 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 उनने भी अपने नियम कायदे कानून क्या करे, पहले इजीली ट्रांसफर हो जाता था आर्टिकलशिप में। आजकल ट्रांसफर नहीं मिलता। आप जहां आर्टिकलशिप में एक बार घुस गए, आपको खत्म करके ही बाहर आना है। पहले तो बीच में बच्चा 6 महीने के लिए बंबई चला गया, मन भरा गया, उसने मेरा ट्रांसफर दे दो, कहाँ जाना है, इंदौर जाना है, तो ट्रांसफर हो जाता था उसका। वो सब व्यवस्था उनने बंद कर दी। तो आर्टिकलशिप करते समय भी आपको उसी शहर में रहना है जिस शहर में आपका कॉलेज है। तो आप इंदौर में बेहतरीन आर्टिकलशिप कर सकते हैं। इन केस अगर आपको मुंबई मुंबई जाना हो तो फिर आप यहाँ से कॉलेज एडमिशन निकाल के वहां जाए और वहां के कॉलेज में एडमिशन लें। तो ये सब बातों को ध्यान, ये सब टेक्निकली प्रॉब्लम्स आती थी। और इसका क्या होता था कि एकेडमी को का लॉस है। एकेडमी को लॉस ये कि अब बच्चा हम पढ़ा रहे हैं और वो कॉलेज में गया हुआ भैया, कहाँ गया था भाई, तो मैं सीसी जमा करने गया था, या मेरा तो वाइवा था, या मेरे को तो आज कॉलेज में बुला लिया था, मेरा तो आज कॉलेज में फलाना फंक्शन था। तो वो बच्चा क्लास छोड़ करके जाता है और फिर उसकी रिकवरी नहीं होती, तो यहाँ रिजल्ट इफेक्टेड होते हैं। तो फिर हमने दो लोगों से बात करके इस चीज के लिए उनको एग्री किया कि भाई हमारे बच्चों को आप फैसिलिटी दो। बीकॉम की एग्जाम आप 1 महीने की पढ़ाई करके पास कर लोगे। कितने महीने की? 20 जनवरी 22 जनवरी आपकी जैसी एग्जाम खत्म हो, आप गाइड खरीद ले, मार्केट में मिलती है। 1 महीने में आप उसको पढ़ें और आप 1 महीने में पढ़ के आराम से 80-85% बीकॉम में बना सकते हैं। बीकॉम आपका हो जाएगा अच्छे परसेंटेज से। लेकिन नौकरी आपको बीकॉम के बिहाफ पे नहीं मिलेगी 2000 की भी। कुछ भी लो, आप टैक्स लोगे तो एक सब्जेक्ट आपका कम हो जाएगा, टैक्स बढ़ जाएगा। आप इकोनॉमिक्स लोगे तो इकोनॉमिक्स बढ़ जाएगा, आप फॉरेन ट्रेड लोगे तो फॉरेन ट्रेड बढ़ जाएगा। आपकी ऊपर इच्छा है। लेकिन इस बीकॉम का सिलेबस अगर अपन देखें तो इतना बड़ा सिलेबस नहीं है कि वो आपको टैक्सेशन पढ़ा देंगे 3 साल में। वो आपको टैक्सेशन का 10% भी नहीं पढ़ाएंगे, उनके सिलेबस ही इतना बड़ा नहीं है। मतलब बीकॉम करके टैक्सेशन में बीकॉम करके आप टैक्स प्रैक्टिशनर बन गए, ऐसा नहीं है। समझ में आ रही ना बात। अभी मेरे सीए के पास ही में गया था परसों, तो आर्टिकल रहते हैं उनके यहाँ, आर्टिकल्स जो आर्टिकलशिप करते हैं। तो मैंने उनसे बोला, तो बोले मैं तो आर्टिकल आर्टिकल नहीं लगता, बोले कुछ नहीं आता आर्टिकल को, पास करके आ जाते हैं, इंटर रट्टम पट्टम करके पास हो जाते हैं, प्रैक्टिकल कुछ नहीं आता उनको। बोले मेरे यहाँ तो 3 सीए हैं जो मेरे यहाँ जॉब करते हैं, और बाकी 3 बच्चे मैंने बीकॉम वाले रख रखे हैं जिनको 3-3 4-4 साल हो गए, वो बीकॉम करने के बाद आ गए थे, उनको काम सिखा दिया। तो उनको इतना काम आता है कि वो सीए से ज्यादा काम कर लेते हैं, पर सील साइन नहीं कर सकते। ऑडिट रिपोर्ट बनने के बाद सारा काम उनने करा, लेकिन सील साइन कौन करेगा? चार्टेड अकाउंट। यही डिग्री की अहमियत है भाई। कंपाउंडर इंजेक्शन लगा सकता है, लेकिन पर्चे के ऊपर दवा गोली लिख के नहीं दे सकता, मेडिकल वाला मना कर देगा। तो अगर आप काम भी सीख गए और आपके पास डिग्री भी है तो बहुत ही बेहतर बात है।
तो बीकॉम की पढ़ाई का कोई वो नहीं है। और अभी मोदी जी ने जो नई शिक्षा नीति लागू करी है, उनका जो नई शिक्षा नीति का जो टारगेट है वो ये है कि भाई जो वेरिफिकेशन, जो क्लासिफिकेशन चल रहा था, बीकॉम, बीए, बीएससी, यही ट्रेडिशनल चल रहा था, उसको उन्होंने सब्जेक्ट की बाउंडेशन को खत्म करना है। अब उनका कहना यह है कि मैथ्स के साथ किसी ने पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स ले लिया तो भी उसको बीएससी की डिग्री मिलेगी। कॉमर्स के साथ किसी ने कहा मैं अकाउंट्स के साथ मैथ्स पढ़ना चाहता हूँ, वो संस्कृत पढ़ना चाहता हूँ, तो वो कॉम्बिनेशन ले लेगा। मतलब स्टूडेंट की इंटरेस्ट के हिसाब से वो अपने सब्जेक्ट को चूज कर सकता। पहले तो क्या होता था, जैसे मैं बीएससी करने गया तो मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ना ही पढ़ना है, भले मेरी केमिस्ट्री में इंटरेस्ट हो या नहीं हो। मेरा नहीं था, तो मेरे पास एक ही चॉइस थी। जब मैं कॉलेज में फॉर्म भरने के लिए लाइन में लगा बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए, तो एडमिशन जुलाई के समय में एडमिशन सरकारी कॉलेज माधव साइंस कॉलेज उज्जैन में, तो मैं बड़ा परेशान सा लगा हुआ था लाइन में कि यार ये केमिस्ट्री में कैसे पढ़ूंगा, क्योंकि ये केमिस्ट्री ने मेरे को बहुत दुख दिया। 2 साल नंबर नहीं आते उसमें, 3 केमिस्ट्री पढ़ना पड़ती है अगर किसी ने पढ़ी हो तो, फिजिक्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। तुम्हारा था पीसीएम, नहीं था मालूम है। अब वो केमिस्ट्री से बोलो तो वो भी होता कि 3 पेपर होते थे, 33 नंबर का एक, 33 नंबर का एक और 34 नंबर का एक पेपर। वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 34 नंबर की, वो तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। तो अब क्या करें, परेशान। 11वीं 12वीं में तो जैसे तैसे कर ली, और पिताजी का भयंकर दबाव, उनका फेवरेट सब्जेक्ट केमिस्ट्री, अपना बिल्कुल भी फेवरेट नहीं केमिस्ट्री। तो भैया फिर वहां किसी ने पीछे खड़ा था लाइन में, उसने बोला यार मैंने कह रही केमिस्ट्री का क्या करें, तो उसने बताया कि भैया ऑप्शन में स्टैटिस्टिक्स भी है। क्या है, एक चॉइस है आपके पास कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साथ केमिस्ट्री हटा के स्टैटिस्टिक्स ले सकते हो। तो बिना सोचे समझे, भगवान की कुछ मर्जी थी, आप लोगों की सेवा करने का मौका भगवान मेरे को देना चाहते थे, तो उनने उसी समय केमिस्ट्री कटवा दिया और उसकी जगह मैंने क्या कर दिया, भर दिया। ज्यादा चॉइस नहीं होती थी। और उसके लिए बाद में मेरे को खूब घर में वो बताया ही नहीं मैंने, डर के मारे कि सब्जेक्ट चेंज कर दिया है। वो फर्स्ट ईयर हो भी गया, सेकेंड ईयर भी हो गया। सेकेंड ईयर की मार्कशीट कहीं पापा के हत्थे चढ़ गई। वो 3 दिन तक मेरे को ढूंढते रहे। वो मैं 3 दिन तक अपने एक दोस्त के घर में पढ़ा रहा। मैंने कहा यार अब घर जाके, अब तुम्हारे पापा जैसे थोड़ी, अभी जैसे यहाँ एक दो को पापा के नाम से चमकाया तो चमके ही नहीं वो। बोले पापा का फोन आएगा तो मम्मी बात कर लेगी, अपना कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है। हाँ बेचारे, आजकल बाप को कौन वेटेज देता। तो पीछे उसको चमकाया, ये इसको चमकाया, ये डरते ही नहीं है पापा से बच्चे। हम तो डरते थे 3 दिन तक। तुम डरते हो? लगाए आज फोन? नहीं लगाता हूँ, अभी मैं एक के घर लगा दिया था अभी 15-20 दिन पहले, तो उसके पापा को ही लगाया। तो आमतौर पे क्या होता है कि वो जब इस तरीके की शिकायतें आती हैं तो बाप क्या करता है, बाप बच्चे को नहीं बोलता, वो माँ को चटकाता है सीधे। बेचारी मम्मी को 25 सुननी पड़ गई। फिर मम्मी का फोन आया कि क्या हुआ और ऐसा वैसा ये वो, और मस्ती नहीं करेगा और ऐसा। तो फिर मैं सोचता हूँ कि कहाँ माँ को बेचारी को परेशान करो, रहने दो। क्योंकि पिताजी तो क्या है, उनने अपने सारा गुस्सा कंट्रोल करके रखा हुआ है, क्योंकि वो तो कभी भी सनी देओल हो सकते हैं, उनके पास तो राइट्स हैं। पर आजकल नहीं होते कि भाई ठीक है कंट्रोल में। सभी घरों की यही कहानी है, बच्चे की कोई प्रॉब्लम हुई तो मम्मी बेचारी फिर टेकल करती है। इसलिए वो माँ है, क्योंकि वो बहुत सारे मोर्चों पे उसको लड़ाई लड़नी पड़ती, फिर वो सर आप ध्यान रखना और ऐसा। अब उसकी जिम्मेदारी उनने मेरे को सौंप दी, और रोज भाई वो इतरा इतरा के मेरे सामने से जाता है कि तुम में दम गुर्दे हो तो अब शिकायत करके देख लो, क्या उखाड़ लिया तुमने मेरा। पर अब ठीक है। तो
सब्जेक्ट का कुछ नहीं है, सब्जेक्ट आप कोई भी लो, लेकिन कॉलेज का ध्यान इस समय रखना कि आप अगर अच्छे से सीए कर लेते हैं, इंटर भी क्लियर कर लेते हैं और आर्टिकलशिप भी कर लेते हैं, तो आपकी जो औकात है वो एक अच्छे एमबीए स्टूडेंट से भी ज्यादा है। इतना काम आपको आता है, क्योंकि इंटर में आप बहुत कुछ पढ़ोगे। इंटर में आप कॉस्ट अकाउंट पढ़ोगे, कंपनी अकाउंट पढ़ोगे, एडवांस अकाउंट पढ़ोगे, जीएसटी पढ़ोगे, ऑडिट पढ़ोगे, एफएम पढ़ोगे, एसएम पढ़ोगे, डायरेक्ट टैक्स पढ़ोगे, इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ोगे। तो आपका जो इतना बड़ा सिलेबस है ना, वो आपको बहुत सारा ज्ञान दे देगा। मतलब आपके सामने बीकॉम एमकॉम सब फेल है, सिर्फ इंटर की पढ़ाई। और फिर आप आर्टिकलशिप करोगे, 2 साल तो प्रैक्टिकल सीखोगे। आर्टिकलशिप क्या है? प्रैक्टिकल है। जाएगा सीए आपको बुला लेगा, रोज सुबह बेटा 9 बजे आ जाना, अगरबत्ती तेरे को ही लगानी है और झाड़ू भी तेरे को ही लगानी है। तो जाना पड़ेगा आपको, ताला खोल के, झाड़ू लगा के, अगरबत्ती लगा के बॉस आएंगे। फिर बॉस आके बोलेगा जा इसका चेक कर ले, इसका अकाउंट देख ले, इसका रिटर्न जमा कर दे, इसका कैलकुलेशन कर ले। फिर तुम गलती करोगे 20, फिर वो गलतियां बताएगा निकाल के कि तुमने देखो ये गलती करी, ये करी, ये करी। मतलब वो मेरे को यही बता रहे थे कि सामने पीछे की तरफ ही वो जीएसटी भी 2025, इतनी मोटी किताब, टैक्स सेक्शन 2025, बोले हर साल लॉ और उसमें चेंजेस हो जाते हैं, एक्ट चेंज हो जाते हैं गवर्नमेंट के, तो अपडेट रहना पड़ता है। मतलब पढ़ाई आप चार्टेड अकाउंट बनने के बाद खत्म हो जाएगी ऐसा नहीं है, वो तो आपको अपडेट तो रहना पड़ेगा, क्योंकि आपका क्लाइंट आपके पास किसी क्या समस्या लेके आ रहा है और उसको आपको अब कैसे निकालना है, इसके रास्ते तो आपको ही देखने पड़ेंगे। अभी कल एक बच्ची आई नीचे, कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो नीचे नीचे वाले थक जाते हैं बेचारे, बताते बताते, तो कोई भी उसको इंक्वायरी करने के लिए तैयार नहीं है। तो मैंने क्या, चलो मैं कर लेता हूँ। तो उसका पहले ही प्रश्न मेरे से था कि सीए और सीएस में अंतर क्या है, बताओ क्या अंतर है? हाँ, काय का? अच्छा, ये लिखा है इसका अंतर है बस, कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ए और एस का अंतर है। चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो फाइनेंशियल एडवाइजर है। दुनिया में जितने भी प्रोफेशन है सब एडवाइजर है। डॉक्टर मेडिकल एडवाइजर है। आप गए, साहब ये तकलीफ हुई, उसने आपको सलाह दे दी कि भाई ये जांच करा लो और ये दवा खा लो, एडवाइजर। वकील एडवाइजर, लीगल। आपने कहा साहब ऐसे लड़ाई झगड़े हो गए, ऐसा मामला हो गया, उसने कहा ठीक है साहब ऐसा नहीं, ऐसी रिपोर्ट थाने में लिखा दो, ऐसी ऐसी धाराएं लग जाएंगी, एडवाइस दे दी, एडवाइजर उसी का फीस चार्ज कर रहा है। सिविल इंजीनियर, मकान बनाना है साहब, उन्होंने कहा ठीक है साहब इतना स्क्वायर फीट, इतना ये, इतना ये, इतना बजट, बजट बना के दे दिया, एडवाइजर। बोलो हाँ कि ना? ऐसे आप भी फाइनेंशियल एडवाइजर, आप फंड को मैनेज करने की एडवाइस देते हो, टैक्स को मैनेज करने की एडवाइस देते हो। समझ में आ रही ना बात? आपके पास बहुत काम है। और कंपनी सेक्रेटरी जो होता है वो कंपनी मामलों का लीगल एडवाइजर है, कॉर्पोरेट लीगल एडवाइजर है वो। कंपनी मामलों में जितने डिस्प्यूट्स होते हैं, एक कंपनी एक्स का कंपनी वाई से डिस्प्यूट हो गया, ये कोर्ट जाएंगे, वकील कंपनी सेक्रेटरी होगा। इस कंपनी ने माल खरीदा, इसने बेचा, डिस्प्यूट हो गए, कंपनी सेक्रेटरी। इस कंपनी में और इसके लेबर में डिस्प्यूट हो गए, कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी क्या पढ़ता है? लॉस पढ़ता है, कंपनी लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, लेबर लॉ, सिक्योरिटी लॉ, उसके नियम ही नियम। उसको कंपनी सेक्रेटरी के कोर्स में आपको सिर्फ एक्ट और कानून और धाराएं याद करनी है, बस जुडिशरी याद करनी है आपको। आपका सिलेबस और उनका सिलेबस एकदम डिफरेंट है। आप पूरे प्रैक्टिकल बेस्ड हो, आपको सब अकाउंट्स में डील करनी है, आपको जीएसटी पढ़ना है, आपको ऑडिट पढ़ना है, उनको ये सब नहीं पढ़ना, उनको लॉ पढ़ना है। तो ये दोनों कोर्स के बीच में डिफरेंस, पैटर्न दोनों का सेम है, लेवल दोनों का सेम है, पैकेज
प्लेसमेंट भी दोनों का सेम है, सब बराबर है, बट ये आपके इंटरेस्ट का विषय है कि आप क्या पढ़ने में इंटरेस्टेड हो, आप प्रैक्टिकल पे जाना चाहते हो, उस पे जाना चाहते हो। और दूसरी बात यह है कि कंपनी सेक्रेटरी के प्रैक्टिस में स्कोप कम है, चार्टेड अकाउंटेंट की प्रैक्टिस में स्कोप ज्यादा है, क्योंकि 70 to 80% लोग उसके दायरे में आते हैं। सबको आजकल चार्टेड अकाउंटेंट की जरूरत पड़ती है, तो उसके पास ज्यादा क्लाइंटेज है, कंपनी सेक्रेटरी के पास क्लाइंटेज कम है। बाकी जॉब में जाओगे तो पैकेज का लेवल लगभग लगभग दोनों का बराबर रहेगा, ये डिफरेंस है। तो कॉलेज की कहानी समझ में आ गई, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगले 2 साल अपने को दिमाग किस में लगाना है, सीए में लगाना। फाउंडेशन और इंटर निकाल लिया तो 70-80% चार्टेड अकाउंटेंट तो हो ही गए। फिर फाइनल बचता है, और बढ़िया आर्टिकलशिप करते हुए पढ़ो, 2 साल मिलेंगे गैप में, पढ़ो और फाइनल दे दो, बस। तकलीफ एक ही है, क्या? रिजल्ट बहुत कम परसेंटेज में निकलता है। एक तकलीफ ये आईसीआई वो छांटबीन के लोगों को पास करता है, भीड़ नहीं चाहिए उसको, इसलिए उसके प्रोफेशन की आज भी डिमांड बनी हुई है। जरूरत से ज्यादा वकील हैं, जरूरत से ज्यादा इंजीनियर हैं, जरूरत से ज्यादा डॉक्टर भी हो गए अब तो, जब से प्राइवेट कॉलेज का जमाना आया, पर जरूरत से ज्यादा चार्टेड अकाउंटेंट नहीं है। शाणे लोगों की शाणी संस्था है, दुनिया भर के शाणे जो हैं, 2-3 शाणे अपने यहाँ भी हैं, असीम सर, दीपक सर, सब चार्टेड अकाउंटेंट है ना, ये इनको मैं शाणा बोलता हूँ। तो बिल्कुल छांटबीन करके रिजल्ट निकालते हैं। समझ में आया क्या? इसी इन्हीं एग्जाम दे दी और कुछ भी लिख के आ गए और पास हो गए, हैं? हाँ,